दोस्तों बैंकिंग टर्म्स की सीरीज़ में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें नए होंगे तो मैं बता दूं कि मैंने एक मेंटरशिप बैच लॉन्च किया है आईडीबीआई जैम, जो इंटरव्यू होने वाले हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के लिए। ठीक है, उसमें मैं इंटरव्यू की गाइडेंस देता हूँ। उन बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया था कि जितने भी बैंकिंग टर्म्स हैं उनके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में लूँगा, उनको सारे को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से बैंकिंग टर्म्स हैं और ये सारे वही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए आज हमारा थर्ड सीरीज़ है। इस पूरे वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अलग से बना दी है। आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पर बैंकिंग टर्म्स की नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ये उन बच्चों को मिलेगी जिन्होंने मेरा मेंटरशिप बैच ज्वाइन किया है। और अगर आप भी इस मेंटरशिप बैच में जुड़ना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मात्र 249 रुपीज़ का ये बैच है जिसमें आपकी सारी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर दी, उसमें सारी थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन आज हम थ्योरी पार्ट से नहीं पढ़ेंगे। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिरकार ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आया क्यों और इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि इसका एम क्या है, इसको लाया क्यों, क्या ऐसी कंडीशन थी उस समय जिसके कारण प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जैसे कॉन्सेप्ट को हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट करना पड़ा। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, कोई भी बैंक है, आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बैंक्स के बारे में समझाया था। ठीक है, कोई भी बैंक है उसका प्राइमरी एम क्या होता है, जो जनता है उससे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और जो दूसरे लोग हैं उनको पैसे को उधार देना ताकि वो अपना कामकाज कर सके। ठीक है, तो बैंक का प्राइमरी एम क्या होता है, बैंक से क्या देश को प्रॉफिट होता है। जैसे मान लो कोई बैंक है ना, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लिमिट कम किया। हाँ, देखो कोई भी बैंक है, जैसे मान लो यही वाला बैंक है। ठीक है, इसके पास एक कस्टमर है एक्स नाम का, जिसने इसके पास 500 रुपये जमा किए हैं। अब इसका दूसरा कस्टमर है वाई। अब जो ये एक्स कस्टमर है ना, ये बहुत मतलब पहले से ही अमीर है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। अब ये सोच रहा है अपने पैसे को कहाँ जमा करूँ जिससे मेरे को थोड़ा प्रॉफिट मिलता रहे, तो इसने बैंक में जमा कर दिया। इसको हम यहाँ पर 4 या 5% या फिर एफडी में जितना भी परसेंट में उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसके पैसे सेव हो गए। अब यहाँ पर ये वाई पर्सन है, इसका 1 रुपये भी नहीं है, इसको अपना बिजनेस करना है, इसको अपनी इनकम बढ़ानी है, तो ये इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। आप खुद सोचो कि ये वाई है, इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। इसके पास ना ही कोई अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी है, ना कोई वेल्थ है। इसके बाद ये एक नया मिडिल क्लास फैमिली का इंसान है, इसको अपनी इनकम बढ़ानी है, इसको अपना बिजनेस करना है। कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए अपन को पैसे लगेंगे, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो बैंक बोलता है हम आपको पैसे देंगे। वो पैसे कहाँ से देगा बैंक भी, बैंक एक्स से उधार लिया, इसके बदले में एक्स को वो 7% इंटरेस्ट दे रहा है एफडी करने में, और यही 500 रुपये ये वाई को लैंड कर देगा। बोलेगा लो 500 रुपये 9% में जाके अपना बिजनेस करो, अपनी इनकम बढ़ाओ। ठीक है, तो इसमें जो 2% का वो बैंक को प्रॉफिट होगा, वो हमारा एम नहीं इसमें समझना। इससे फ़ायदा क्या होता है, इकोनॉमी में कैसे फ़ायदा होता है कि जिसके पास पैसे नहीं है उसको उधार पैसे मिल जाते हैं, फिर वो आगे जाके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, वो दूसरे लोगों को नौकरी देगा। ऐसे करके इकोनॉमी में ग्रोथ होती रहती है, और इकोनॉमी में जो बिजनेस है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनकी इनकम ग्रो होती है, और ऐसे ऐसे पूरी जीडीपी है वो ग्रो होती है। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। तो ये प्राइमरी एम होता है बैंक का। किसी भी देश में बैंक को इसलिए ही स्टैब्लिश किया जाता है कि वो एक आदमी से पैसे लेगा और दूसरे आदमी जिसको ज़रूरत है उसको पैसे देगा, और ऐसे पूरी इकोनॉमी ग्रो होती है। ठीक है, तो 1960s में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस, मतलब जब इंडिया आज़ाद हुआ था, उस समय भी ऐसे बहुत सारे बैंक एग्जिस्ट कर रहे थे जो जनता से पैसे लेते थे और दूसरों को पैसे देते थे। लेकिन क्या हुआ था, एक तरह से मोनोपोली बन गई थी। जो पहले से ही अमीर लोग हैं वही लोग क्या करते थे, बैंक में अपना इन्फ्लुएंस का यूज़ करके वही लोग पैसे उधार ले लिया करते थे। अब इसको कैसे समझिए हम, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम टाटा का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब टाटा है, ठीक है, टाटा पहले से ही बहुत वेल्दी है, उसको पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर क्या है, टाटा का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। वो अपने हर धंधे में, मतलब हर एरियाज में अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं। सेम थिंग अप्लाई होती है अंबानीज के लिए। तो उन लोग क्या करते थे, ये मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि पहले के समय में क्या होता था। ऐसे बहुत सारे जो वेल्दी क्लासेस है वो एग्जिस्ट करते थे। वो क्या करते थे, बैंक से उधार लेते थे अपना इन्फ्लुएंस को यूज़ करके। प्राइमरी और तौर से बैंक को क्या करना चाहिए, हर वर्ग को पैसे देने चाहिए, हर सेक्शन को पैसे देने चाहिए। जो गरीब है उसको भी पैसे मिलने चाहिए ताकि वो भी अपना बिजनेस ग्रो कर सके, उसकी भी इनकम बढ़ सके। लेकिन बैंक उस समय क्या कर रहा था, सिर्फ जो ये पहले से ही पैसे वाले हैं, जो पहले से ही वेल्दी क्लास है, उन्हीं को सिर्फ लोन दे रहा था। जो पहले से ही इंडस्ट्रियल क्लास है उन्हीं को लोन मिल रहे थे। ऐसे में क्या है, जो फार्मर्स हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो मिडिल क्लास है, उनको पैसे मिल ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में क्या हो रहा था, जो ये वाला सेक्शन है इनकी इनकम ग्रो ही नहीं हो पा रही थी। इनकम सिर्फ इसी की ग्रो हो रही थी, पैसे इन्हीं के हाथ में आ रहे थे, वेल्थ इन्हीं के हाथ में कंसंट्रेट होती जा रही थी। जो वीकर और मार्जिनल सेक्शन है
उनको पैसे मिल ही नहीं पा रहे थे। तो उसी समय हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए जिसमें हम बैंक को लिमिट कर दें कि आपको XYZ अमाउंट तो इन वीकर सेक्शन को देना ही पड़ेगा। आप इनको दो, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूरा पैसा इनको मत दो। आप वीकर सेक्शन को भी दो, फार्मर्स को भी दो, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो वीकर सेक्शन है, ST SC OBC, इन सबको भी पैसे दो। जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है इनको भी पैसे दो, क्योंकि इनका भी हक है ग्रो करने का। इन लोग जब ग्रो होंगे तभी में असली इंडिया ग्रो होगा। इनके हाथ में जब वेल्थ इकट्ठी होती जाएगी तो इनकम इक्वलिटी और बढ़ती जाएगी। तो एक तरह से इसी चीज़ को रिफॉर्म करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो इसी सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने उस समय एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था कृष्णा स्वामी कमेटी। ठीक है, ये कमेटी का नाम याद रखना, ये आपसे पूछ सकता है। उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब गवर्नमेंट बैंक है, और जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक में सारे बैंक आ जाते हैं जो प्राइवेट मतलब ओन करते हैं इंडिया के लोग, चाहे वो फॉरेन बैंक, सारे बैंकों को जो अपना 40% है, जितना 40% वो लोन देते हैं, मतलब जितना पैसा उनके पास लोन देने के लिए रखा हुआ है, उसको आगे समझेंगे क्या बोलते हैं हम। मतलब इसको एकदम सिंपल भाषा में समझो कि जितना पैसा उनके पास लोन देने के लिए रखा है उसका 40% उन लोग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डालना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन से सेक्टर आते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1985 से ये मतलब लागू हुआ। ठीक है, कौन सी कमेटी में? कृष्णा स्वामी कमेटी में के मतलब रिकमेंडेशन के बाद बैंकों को ये आदेश दिया गया RBI के द्वारा कि आपको ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जो RRB हैं उस समय और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनको छोड़ के सारे जितने भी कॉमर्शियल बैंक थे, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, ये भी आप याद रखना कि हर बैंक नहीं कर सकता, जितने भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। अब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, मैंने अपनी बैंकिंग वाली वीडियो में आपको अच्छे समझा दिया, आप उससे जाकर एक बार चेक कर सकते हो। तो जितने भी एवरी शेड्यूल बैंक है उनको ये मेंटेन करना पड़ेगा, RRB को नहीं करना पड़ेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इनके बारे में आगे समझते हैं, रूल्स चेंज हो गए अभी। ठीक है, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि अपने जो जितने बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा पड़ा हो उसका 40% करना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते क्या है? उसको बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। आपको इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ एकदम सिंपल भाषा में समझना है कि जितना पैसा बैंक लोन में दे सकता है उसका 40% बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल टर्म्स है, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, 2-3 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। बस आप सिंपल इतना याद रखो, जो मैंने बताया कि जितना पैसा वो दे सकते हो उसका 40% को देना है। ठीक है, तो ये सब थ्योरी लिखी हुई है, मैंने PDF शेयर कर दिया, पढ़ सकते हो। अब उसके बाद ये आपको डिफरेंशिएशन दिया गया है, 2 प्रकार से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को बांटा गया। ठीक है, किस बैंक की कितनी ब्रांचेस है उनको उतने प्रकार से एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मेंटेन करनी पड़ती है। वो टारगेट अलग अलग दिए हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लो 2 प्रकार के बैंक है। ठीक है, एक तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक मैंने बताया जो डोमेस्टिक है, मतलब एक तो गवर्नमेंट वाले हैं, ऊपर से बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी होंगे जिसको इंडिया के लोग ही चला रहे हैं, दूसरे प्राइवेट बैंक। तो ये जो 2 कैटेगरी है, इन सब बैंक की जिसकी बैंक की 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं उनको 40% अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना है। ठीक है, ये आप याद रख लो। फिर आते हैं ऐसे ब्रांच, इसमें सिर्फ फॉरेन बैंक्स आते हैं, ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी 20 ब्रांचेस से कम है, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। फिर से बता देता हूँ, ऐसे बैंक डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक जिनकी 20 ब्रांचेस से ऊपर है उनको 40% अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना है। लेकिन ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी 20 ब्रांचेस से कम है ऑल ओवर इंडिया में, उनको 40% देना है। उसके अंदर उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि 32% कैन बी इन फॉर्म ऑफ लेंडिंग टू एक्सपोर्ट्स, मतलब ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको लोन की ज़रूरत रहती है, तो अप टू 32% वो ऐसे लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, और 8% से कम नहीं, मतलब मिनिमम 8% किसी अदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। आपको डिफरेंस समझ में आया? जो ये वाला 40% है ना, इसमें कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है कि एक्सपोर्ट वालों को करना है, लेकिन जो फॉरेन बैंक है जिसकी 20 ब्रांचेस से कम है, ऐसे बैंक खासकर इसीलिए इस्टेब्लिश होते हैं ताकि जो ऐसे बिजनेसमैन हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, उनको लोन में पैसा दिया जा सके। ठीक है, तो ऐसे फॉरेन बैंक खासकर बने ही इसलिए होते हैं, इसलिए ऐसे बैंकों को इसके क्राइटेरिया में बांध दिया गया है कि आपको अप टू 30%, ठीक है, इतना आप एक्सपोर्ट्स के लिए लैंड कर सकते हो और मिनिमम 8% अदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए आपको देना ही पड़ेगा। ये छोटा सा डिफरेंशिएशन आप याद कर सकते हो। ये पूछ सकता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी कुछ और डिफरेंशिएशन चलता है कि बैंकों के बीच में, तो उसमें आप ये वाला पॉइंट बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिन्हें बताया था और फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस है, उसका कितना है? 40% है। और ऊपर क्या लिखा होता है? RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक को उस समय अप्रूव नहीं किया गया था, लेकिन अभी के लिए इनका टारगेट ये है कि 75%, मतलब जितना ये लोन दे सकते हैं
उसका 75% उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना है। और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसके लिए टारगेट बदलते रहते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर 2025 था उसमें 65% था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 जो अभी चल रहा है उसके लिए इनको 75% मेंटेन करना है। ये चीज़ याद कर सकते हो, ये एकदम लेटेस्ट है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन सी सेक्टर्स आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछेगा आपसे अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टॉपिक आता है, ठीक है। तो याद रखना, एग्रीकल्चर, एमएसएमई इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट क्रेडिट। जैसे मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट क्रेडिट मतलब जो लोग बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए। तो जैसे जो ये वाले बैंक हैं वो एक्सपोर्ट क्रेडिट तो कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग परसेंटेज डिवाइडेड है। लेकिन जो ये वाले बैंक है फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेस है, वो लोग 32% तक एक्सपोर्ट क्रेडिट में दे सकते हैं। लेकिन इनका जो अमाउंट है वो 32% नहीं है, उनका भी समझेंगे। लेकिन इन बैंकों को ज़्यादा लिबर्टी दी गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक्सपोर्ट क्रेडिट में दे सकते हो। ये डिफरेंशिएशन अब याद रखना, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग आती है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। इसमें वीकर सेक्शन भी आते हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम एग्रीकल्चर को करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि इनको 40% करना है, तो 40% पूरा नहीं करना है, 14% के अंदर ही जो 18% है, ठीक है, उसको एग्रीकल्चर को देना है। किसको देना है? ऐसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक को और फॉरेन बैंक को जिनकी 20 से ऊपर ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में। ये डिफरेंशिएशन अब याद रखना, ठीक है। तो उनको क्या करना है, 40% में से 18% एग्रीकल्चर को देना है। तो 40 में से अगर आप 18 निकाल दोगे तो 22% के आसपास बचेगा। तो 22% किसी और सेक्टर के लिए, 18% होलसम अमाउंट आपको एग्रीकल्चर में देना है। और इस 18% के भी अंदर डिफरेंशिएशन है कि 8% आपको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना है। तो ये जो अंदर का डिफरेंशिएशन है इसको भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्जिनल फार्मर कौन से होते हैं? जिनके पास 2.5 एकड़ तक लैंड होते हैं, ठीक है। और स्मॉल फार्मर जिसके पास 2.5 से लेकर 5 एकड़ तक लैंड होते हैं, ये उस कैटेगरी में आते हैं। ये डेफिनेशन दी गई ताकि बैंकों को आसानी हो लोन देने में। फिर से बताता हूँ, 14% में से 18% एग्रीकल्चर को, 18% में से भी 8% किसको जाना है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। ये भी किस लिए किया गया है? ताकि जो एग्रीकल्चर में बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं और छोटे फार्मर्स होते हैं, तो सारा पैसा सिर्फ बड़े फार्मर्स के पास ना चले जाए, इसलिए डिफरेंशिएशन रखा गया है ताकि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का अक्सर मकसद है वो पूरा हो पाए, ताकि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो रियल एम था जो उस समय उन्होंने स्टैब्लिश किया था वो पूरा फुलफिल हो पाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए। जैसे कि हमने बात की थी 40% में से 18 तो एग्रीकल्चर के पास चले गया, तो कितना बचा? 22 में से 7.5 आपके पास जाएगा एमएसएमई के पास, ठीक है। एमएसएमई की डेफिनेशन मैंने जैसे बताया कि पहले अलग चलती थी लेकिन बजट में इसको चेंज कर दिया गया था। ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। तो इन एमएसएमई को 7.5% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का इनको देना ही देना है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात आती है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट कितना देना है? जैसे मैंने बताया था, जो फॉरेन ब्रांचेस है जिनकी 20 से कम, फॉरेन बैंक है जिनकी 20 से कम ब्रांचेस है, उनको वो 32% तक एक्सपोर्ट क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन जो बाकी बैंक है जिसकी 20 से ऊपर ब्रांचेस है, उनको सिर्फ 2% ऑफ अपना जो टोटल लोन है वो देना है। इतना याद रखना। ये इतनी सारी चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट में 2% वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन कितना देते हैं? एजुकेशन में वो लोग कितना लोन दे सकते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। एजुकेशन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर था, ठीक है। एजुकेशन में कितना दे सकते हैं? एजुकेशन में ओनली जो बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं उनको 10 लाख, अगर वो इंडिया में पढ़ते हैं तो, और अगर वो बाहर पढ़ते हैं तो उनको 20 लाख तक का इसमें लोन मिल सकता है, ठीक है। ये याद रखना, ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे इंडिया में पढ़ना चाहते हैं उनको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, और जो बाहर पढ़ना चाहते हैं उनको 20 लाख तक का इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर लोन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाउसिंग की। तो हाउसिंग के लिए भी अलग अलग लिमिट उसमें दी गई है। 35 लाख तक का लोन मिल सकता है मेट्रोपॉलिटन सेंटर में, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सेंटर क्या होते हैं? जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर हो सकती है, वहाँ पर आपको 35 लाख तक का लोन मिल सकता है। और 25 लाख तक का लोन मिल सकता है अदर सिटीज़ में। जैसे देखो, जो ये 10 लाख की पॉपुलेशन है ना, ये बहुत बड़ी सिटी कहलाती है 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर वाली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको 35 लाख का लोन मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट भी हाई रहते हैं। लेकिन ये छोटी सिटीज़ है, वहाँ पर आपको 25 लाख तक का लोन मिल सकता है। उसके बाद ये वाली जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारी डिटेल में, मतलब टेक्निकल चीज़ें, ये आपको जरूरी पढ़ने की नहीं है, आपको सिर्फ ये मोटा मोटा पॉइंट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जैसे कोई स्कूल्स है, या फिर कोई पर पानी नहीं आ रहा तो वहाँ पर हैंडपम्प के लिए पैसे देना होता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, उन सब के लिए जो टायर 2 से लेकर 6 टायर 2 से लेकर 6 तक, ये बहुत छोटी छोटी सिटी होती है। जैसे टायर 1 है उसमें तो बड़ी बड़ी सिटीज़ आ गई, जैसे बेंगलोर हो गए, कोलकाता हो गया। लेकिन जो टायर 2 है वो छोटी सिटीज़ होती है, वो अंडर डेवलप्ड होती है। टायर 3 और ज़्यादा होती है, 4, 5, 6 तक, तो मतलब बहुत पिछड़े वर्ग की सिटीज़ होती है। उनको
5 करोड़ पर बरोबर। मतलब कोई अगर मान लो, जैसे कोई मान लो मैं चले जाता हूँ, ठीक है, मेरे को बोलना है कि यहाँ पर कोई गांव है वो बहुत पिछड़ा है, मेरे को वहाँ पर स्कूल खोलने हैं, तो वहाँ पर मेरे को 5 लाख तक की लिमिट लगा दी गई है स्कूल खोलने के लिए कि 5 करोड़ मेरे को लोन मिल सकता है स्कूल खोलने के लिए। लाख बोल दिया, सॉरी मैंने, मतलब मेरे को 5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है पर बरोबर के लिए अगर मैं कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता हूँ टायर 2 से लेकर टायर 6 तक सिटीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद रेन्यूएबल एनर्जी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था ऊपर, उसमें ये गवर्नमेंट ने भी कुछ ही टाइम पहले उसमें ऐड किया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ताकि जो हमारी जो डिपेंडेंसी है फ्यूल के ऊपर वो कम हो पाए और हम ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ पाए, ठीक है। तो अगर हम ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं, ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट करते हैं जिसमें हम सोलर पावर का जनरेशन कर रहे हैं, विंड मिल का जनरेशन कर रहे हैं, तो उसमें 15 करोड़ तक हमको लोन मिल सकता है। अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करें तो कितना मिलेगा, 5 करोड़ तक का। और अगर हम इन सब चीज़ों को कर रहे हैं तो 15 करोड़ तक का, क्योंकि इन सब की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें जो अमाउंट है वो ज़्यादा लिखा गया है। उसके बाद जो हमारा आखिरी सेक्शन आता है, सेक्टर आता है वो अदर्स वाला। अदर्स में जैसे मैंने बताया था वीकर सेक्शन आता है, उसमें आपको 10% देना है, ठीक है। तो 10% इसमें कोई अदर से अंदर से लिमिट नहीं लिखी गई है कि इसको इतना देना है, इसमें सिर्फ आपका नाम दिया गया है। इन सब कैटेगरी से अगर आपके पास कोई बैंक का लोन लेने जाता है तो उनको आप बैंक लोन दे सकता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर, ठीक है। कितना देना है, 10% तक देना है। इसमें कौन कौन से आते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आते हैं, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, आर्टिसंस हैं, विलेज वाले लोग हैं, जिनको 1 लाख तक की लिमिट दी गई है, ठीक है। और जो वुमेन्स हैं उनको 1 लाख तक मिल सकता है। जो डिसेबल पर्सन है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन सबको 10% के अंदर बैंक लोन दे सकती है, ठीक है। तो अगर आप ये जो परसेंटेज है इनको आप देखोगे तो वो 40% के अंदर पूरा टोटल आ जाएगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का आपसे ये डिटेल में पूछ सकता है कि कौन से सेक्टर को कितना पैसा दिए जाना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर होते हैं, और जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो मेन एम है, ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है और तीनों चीज़ें इसमें मैंने अच्छे से कवर कर दी है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैंने टेलीग्राम में पर्सनल आईडी दी है, अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, उसमें भी जाकर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। और अगर आप मेरा बैच ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कमेंट के जो पिन कमेंट है उसमें भी मैं सारी डिटेल्स वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।